मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आप सभी का है वेलकम। आज पढ़ना है रेस्पिरेशन, बात खत्म। इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब को अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी एनर्जी लगता है। इसके अलावे जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। मीन्स कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है भाई कि जिससे फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आखिर रेस्पिरेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो याद कीजिए कि जो हम डाइजेशन में आपको बताए थे कि जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया था, उसके बाद इस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड जो है ले करके और सारे सेल को दे दिया था। तो सारा न्यूट्रिएंट्स या सारा डाइजेस्टेड फूड अब तो सब सेल के पास है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड ले करके सारे सेल को दे देता है। सेल के अंदर फूड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि देखिए, जो फूड है ये तो सेल के पास ऑलरेडी है। जब हम डाइजेशन किए थे तो सेल के पास ऑलरेडी फूड चला गया था। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन गैस है ये ब्लड ले जा करके और सेल को दे देता है। सेल में जब फूड के साथ इस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं बात? मीन्स की रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि इस फूड का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो फूड का जो ग्लूकोज होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तीन चीजें बनती हैं इस रिएक्शन में। एक तो बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और बन जाता है वाटर, और बनता है एनर्जी। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, बाकी प्रोटीन और फैट का नहीं होता है? तो नहीं, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और इसी से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि जो हम प्रोटीन और फैट खाए थे उसका क्या होता है? तो देखिए, जब शरीर में ग्लूकोज खत्म हो जाता है उसके बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में जो इस प्रोटीन और फैट्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद फिर से एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है। मीन्स जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर होता है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो फूड है, फूड का जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी तो हम अपने शरीर में यूज कर लेते हैं किसी ना किसी काम को करके, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर सही में वेस्ट देखा जाए तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है। वाटर तो फायदेमंद है, वाटर हमारे शरीर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसको जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है ना। और जो ऑक्सीजन है जिससे एनर्जी बनता है उसको हमारे शरीर के अंदर लेना होता है। तो आखिर रेस्पिरेशन तो हो रहा है सेल के अंदर। गैस का एक्सचेंज हम कैसे कर रहे हैं? तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है गुरु। इस प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। जब आप ऐसा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। इसी ब्रीथिंग प्रोसेस से जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर से बाहर चला जाता है और ये जो ऑक्सीजन है इसको हम अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। इसको एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फॉर्मेशन होता है ये फूड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब डाइजेशन प्रोसेस हुआ था तो जो फूड है वो ऑलरेडी ब्लड प्रत्येक सेल को दे चुका था। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो यही ब्लड ऑक्सीजन को भी ले जा करके प्रत्येक सेल को दे देता है। प्रत्येक सेल को देने के बाद जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ, और फूड का कौन सा पार्ट? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और
वाटर का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी हमारे शरीर को मिल जाता है और फिर हम इसी एनर्जी का यूज अपने दैनिक कार्य में, डेली जीवन में करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखिए, जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान बनता है या प्रोड्यूस होता है, उस सारे एनर्जी का यूज हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। तो आखिर जो एनर्जी बना है उसका क्या होता है? तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होकर के हमारे सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब दो तीन चीज ध्यान दीजिए। सेल के अंदर एक होता है एडीपी और एक होता है फॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट है ये भी सेल के अंदर मौजूद होता है और इनसे निर्माण हो जाएगा एटीपी का, और इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडीपी है इसमें एनर्जी की मात्रा कम होती है, मतलब कि इसमें ना लो एनर्जी कंटेंट होता है, लेकिन एटीपी में एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण करता है, और ये कंपाउंड जो है मीन्स की जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारे सेल में मौजूद रहता है। क्यों मौजूद रहता है, कैसे मौजूद रहता है, तो हम आपको बताएंगे। और इस फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PO4 3-। ठीक है, इस एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और इस एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब समझो कि एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, हमारे सेल में एडीपी पहले से मौजूद रहता है और ये रिएक्शन करता है फॉस्फेट से, समझ गए। और आपको पता है कि एडीपी में लो एनर्जी कंटेंट होता है, मतलब एनर्जी की मात्रा जो होती है कम होती है। ठीक है, और एडीपी और फॉस्फेट और फिर मिलता है आपको एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो रेस्पिरेशन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रेस्पिरेशन से मिलता है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसी से निर्माण हो जाता है एटीपी का, और आपको पता है कि एटीपी में हाई एनर्जी कंटेंट होता है। जब ये एटीपी बन जाता है तो ये एटीपी तुरंत हमारे शरीर द्वारा यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए ये एटीपी जो है ना ये स्टोर हो जाता है हमारे सेल के अंदर। समझ गए बात। ये एटीपी तो स्टोर होकर के आ गया है हमारे सेल में, लेकिन जब हमारे सेल को या हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एटीपी जानते हो फिर से टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, तो ये एटीपी जो है फिर से एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है। समझ गए। और क्या फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो इस एनर्जी का यूज हमारा बॉडी कर लेता है। समझ गए बात। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता है। देखिए, पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट मिले थे, और जो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिला था इससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और हाई एनर्जी कंटेंट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे सेल में स्टोर होकर के आ जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है, जब जरूरत पड़ती है, तो फिर से ये एटीपी जो है वो टूटता है एडीपी में, और फॉस्फेट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाता है। ये जो एनर्जी है ये जानते हैं किसके बराबर होता है, लगभग होता है 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज की जाती है जब एटीपी टूटता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब एडीपी जो है एटीपी में बदलता है तो इसमें जानते हैं एनर्जी का ना एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। लेकिन जब ये एटीपी फिर से एडीपी में बदलता है तब जानते हैं जो एनर्जी होता है ना इसको रिलीज किया जाता है। इसीलिए जब एटीपी टूटता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होता है तो हमारे सेल के द्वारा उसको यूज किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज करता है। मतलब यही एटीपी, और जानते हैं इस एटीपी को आप कह सकते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि यही तो एनर्जी दे रहा है, तो इस एटीपी को आप एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं तो एटीपी को कहते हैं। ठीक है, आप लोग अब ये जान गए हैं कि हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए सेल में आखिर ये एटीपी बन के स्टोर होता है तो इन दोनों की मदद से होता है। तो ये दोनों देखिए एडीपी और फॉस्फेट ऑलरेडी सेल में मौजूद रहते हैं। कैसे मौजूद रहते हैं हम इसको समझा रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है कि यहाँ देखिए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, मतलब 2 गो फॉस्फेट है, यहाँ पे देखिए 1 गो फॉस्फेट और मिल जाता है तो 3 गो फॉस्फेट बन जाता है।
अब क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन से एनर्जी ले लेते हैं तो एनर्जिया के साथ रिएक्शन करके, मतलब कि एनर्जिया मिलता है तो ये वाला रिएक्शन वहाँ हो जाता है और इसके बाद देखिए यहाँ पे बनता है एटीपी, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ 2 फॉस्फेट एक वो फॉस्फेट मिला और बन गया एटीपी, यही ना सेल में स्टोर हो जा रहा था। अब क्या होता है कि जब एटीपी जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हई जो एटीपिया है ना ये फिर से टूटता है और टूट जाता है तो एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है और एनर्जी बन जाता है। ये तो हम पहले समझा दिए, लेकिन हम देखिए मेन चीज हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब ये वाला रिएक्शन तो कंटिन्यू होते रहता होगा सेल में। अब खुद सोचिए कि बार बार एटीपी टूटेगा, हमको एनर्जी मिलेगा, लेकिन साथ में इहो दोनों तो बनेगा। तो जब ये दोनों बनते रहता है ना तो सेल में हमेशा ही मौजूद रहता है, कभी भी सेल में एडीपी और फॉस्फेट का कमी नहीं होता है। समझ गए? बस हम यही आपको समझाना चाह रहे थे। हम जो पढ़ाए हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप जा करके इसको अच्छे से पढ़िएगा, मेरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।